का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रतिशत के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज भी हम लोग प्रतिशत को ही आगे जारी रखेंगे। जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। थोड़ा सा गले में दिक्कत है तो आराम से चलेंगे, धीरे धीरे। आवाज़ जब ना समझ में आए तो बताइएगा। दोस्तों, जैसे आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि दो संख्याओं की कभी भी तुलना किया जाए तो हर में उसे रखते हैं, हर में उसे रखा जाता है जिसके बाद से या का लगा हो। जिसके बाद क्या लगा हो? जिसके बाद का लगा हो अथवा से लगा हो। तो यहां देखिए, इस प्रश्न में आपसे कहता है 2/7 का, मतलब 2/7 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो आइए, 2/7 आपका नीचे गया और ऊपर कितना आएगा? तो ऊपर 1/35 आएगा। यहां देखिए, प्रश्न में पूछा है कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत के लिए सदैव किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। अब देखिएगा, 1/35 हो गया और गुणे ये पलट जाएगा, 7/2 हो गया और गुणे क्या हो गया? 100 हो गया। तो देखिए, 7 पचे 35 और 2 से काटिए तो ये 50 आ जाएगा, 5 से काटिए तो ये 10 आ जाएगा। तो ये कितना परसेंट है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कितना परसेंट है? तो ये 10% के बराबर है। ठीक है भैया, चलिए थोड़ा सा आप लोग भी शेयर कर लीजिए। हाँ, क्लास को थोड़ा सा शेयर कर लीजिए। तो क्या आपने सीखा, यदि दो संख्याओं की तुलना करना हो तो सदैव हर में उसे ही रखा जाता है जिसके बाद का अथवा क्या लगा होता है? से लगा होता है। चलिए आज के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा है, यदि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए, कहता है दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से, तो आप मान लीजिए कि चलिए भाई, ये पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है और ये आपकी कौन सी संख्या है? तीसरी संख्या। कहता है दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, तो दो संख्याएं तीसरी से, तो तीसरी को 100 मान लीजिए। ध्यान से समझिएगा, अगर आप ऐसे प्रश्नों को यक्स मानकर हल करते हैं तो आपको दिक्कत आने लगती है। तो आपको यक्स नहीं मानना है, आपको 100 मानना है। तीसरी संख्या किसके बराबर हो गई? तो तीसरी संख्या हो गई 100 के बराबर। अब कहता है कि पहली 30% कम है, दूसरी 37। तो जब 100 को आप 30% कम करोगे तो प्रतिशत का मतलब 100 से ही तुलना होता है। 100 को 30% आप कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। वहीं आप 100 को 37 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा जिसके बाद का या से लगा हो वही सदैव नीचे जाता है। तो यहां देखिए, से लगा है। क्या कहा? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? देखिए, दूसरी संख्या 63 है। क्या कहा? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो दूसरी 63 है, पहली 70 है, तो ये कितना कम है? 7 कम है। ऐसे पता चला भैया, एक संख्या 70 है, दूसरी संख्या 63 है, तो 70 और 63 का अंतर क्या हो गया? तो 70 और 63 का अंतर 7 हो गया। 7 कम है इससे, पहली संख्या से। तो पहली संख्या क्या हो गई? 70 और प्रतिशत चाहिए तो गुणे 100। ये इससे कट गया, 10 आया और इससे इसको काट दीजिए तो ये भी 10% आया। मतलब इस प्रश्न का भी राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 10। नहीं 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 प्रिया जी, 7 नहीं होगा। 7 का अच्छा अंतर बता रही, ठीक है, वेरी गुड। देखिए,
ये 70 है, ये 63 है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो इनके बीच का अंतर कितने का है? तो बीच का अंतर है आपका 7 का। 7 जो है ये 7 कम है किससे? 70 से। तो 7 70 का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछा गया। हाँ, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय पहले 50% कम कर देता है और फिर कम हुई आय को 50% बढ़ा देता है। तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति की आय कितनी थी? उस व्यक्ति की आय थी 100। अब इसने क्या किया? 100 को पहले 50% कम कर दिया। तो जब कोई, जैसे मेरी इनकम है 100 रुपया और 100 को मैं 50% कम कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 100 में से 50 चला गया तो 50 ही बचेगा। अब 50 को मैंने फिर से बढ़ा दिया 50%। तो 50 बढ़ाने का मतलब कल बताए थे 100 पर 50 प्लस ये कट गया, तो अब ये कितना हो गया? 75। देखिए जो आय 100 थी, आज वो बची है कितना भैया? 75। तो ये कितने की कमी हुई? तो यहां से कमी आ गई कितने की? 25 की। और 100 में 25 की कमी बराबर कितना परसेंट? 25%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। ऐसे प्रश्नों को एक तरीके से और कर सकते हैं कि जब वृद्धि और कमी समान हो, वृद्धि और कमी क्या हो? वृद्धि और कमी समान हो तो सदैव x² बटे 100 का प्रयोग करिए। इसमें कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हमेशा कमी होगी। रितेश उपाध्याय जी बिल्कुल से सही जवाब है। भावना साहू जी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए ये 50% कम कर दिया गया तो 50 का स्क्वायर बटे 100 हो गया। 50 का वर्ग होता है 2500 और इसे डिवाइड करेंगे आप 100 से, ये दोनों जीरो कट जाएगा तो आपका कितना परसेंट आ जाएगा? 50% की क्या हो, 25% की क्या हो गई? कमी। इसमें कभी भी आपको फायदा देखने को नहीं मिलेगा। जब होने वाली वृद्धि और कमी दोनों के दोनों समान होंगे तो इसमें सदैव और सदैव आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ जाएं भैया। ये भी वही है। देखो 50% कम किया और फिर 50% बढ़ा दिया, तो आप डायरेक्ट करिए x² बटे 100 और इसमें सदैव आपको क्या होती है? कमी होती है। कमी की चीज है तो कमी होगी, हानि की चीज है तो हानि होगी। अब यहाँ देखिए 50% की बात कर रहा तो 50 का स्क्वायर बटा 100, 50 का वर्ग हो गया 2500 और बटा में हो गया 100। ये दोनों जीरो कट गए तो ये कितने परसेंट की कमी आई? 25% की कमी आई। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा आवाज पूरी तरह बंद थी लेकिन थोड़ी बहुत खुली है, तो अगर आवाज में दिक्कत होगी तो बताइएगा, धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। आइए, कहता है एक वस्तु पर 10% कम कर दिया जाता है और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है। वही चीजें हैं, पहले 100 पर 10% कमी की गई तो 90 हो गई। अब 90 को 10% आपने बढ़ा दिया, यहाँ भी 90 ऐसे आया है। 100 गुणे 10% कमी का मतलब 90/100 होता है बच्चों। ये कट गया, वैसे ये कट गया तो ये 99 हो गया। तो फाइनली क्या चेंजिंग हुई, यही पूछता है। तो फाइनली चेंजिंग क्या हुई? जो 100 की चीज है वो 99 में आप दे रहे हो, मतलब 1% आपको लॉस हो रहा है। अच्छा, इससे नहीं करना चाहते। मैंने कहा कि जब होने वाली वृद्धि और कमी दोनों ही समान हो जाएं तो आप x² बटे 100 का प्रयोग करिएगा। और इसमें कभी भी मतलब हो ही नहीं सकता है कि इसमें आपको फायदा नजर आए, कभी फायदा हो ही नहीं सकता। ऑलवेज इसमें केवल घाटा का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए x की जगह आपका 10 है क्योंकि 10% कम किया, 10 बढ़ाया है। तो x² बटे 100 हो गया तो 100/100 हो गया और 100/100 बराबर है किसके? 1% के। तो यहाँ आपको 1% की क्या उठानी पड़ेगी? कमी उठानी पड़ेगी। क्लियर भैया? अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप।
देखिए, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम 80 में से 80 का 60% घटा दें। देखिए, ये 80 हो गया, माइनस में 80। अच्छा, 60% का तात्पर्य क्या है? 60% का तात्पर्य है 60/100। 0 0 कट गया। ये देखो, 80 माइनस 48, तो ये कितने के हो गया? 32 के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। 80 से 60% कम कौन है? तो 80 से 60% कम आपका 32 है। या देखो बाबू, 60% कम का मतलब क्या है? 60% कम का तात्पर्य है 40% पूछ रहा है भाई। जैसे 100 है, मैंने कहा मैंने 60 रुपया खर्च कर दिया, तो बताओ कितना रुपया बचे? तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि सर 60 का 100 था, 60 आपने खर्च किया तो 40 बचे। वैसे ये कह रहा है 60% कम, तो 60% कम का तात्पर्य है कि 40% निकालना है। तो देखो, यहाँ 80 का डायरेक्टली आप 40% निकाल लीजिए। तो ये हो गया 80 गुणा, आप हल करेंगे 40/100 हो जाएगा। तो 4 अठे कितने के बराबर आ जाएगा? 32 के। तो ग्रुप डी वगैरह में ऐसे सवाल आपको लगातार बने हैं, तो इनको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। मतलब एक कक्षा है, उनका जो रेशियो है लड़के और लड़कियों का, वो 3:2 का है। यदि 20% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितने परसेंट ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति से नहीं दिया जा रहा, वो छात्रवृत्ति लेने के योग्य नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए बच्चों, जैसे ये 3:2 लिखा है, अगर मैं इसको 30 और 20 लिख दूं तो कुछ गड़बड़ है? या मैं 300 200 लिख दूं तो कुछ गड़बड़ है? भाई ये भी कट के वही बनेगा, ये भी कट के वही। तो कहने का मतलब अपनी कैलकुलेशन के अनुसार हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं कि बॉय हमारे हैं 300 और गर्ल्स कितनी हैं? बॉयज हैं हमारे 300 और गर्ल्स हमारी हैं कितनी? 200। टोटल हो गए कितने मेरे प्यारे बच्चों? टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 500। अगर 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? तो 3 2 500 हो गए। अब देखो, आपसे ना पाने वाला पूछा है, तो लड़कों में 20% लड़के नहीं 20% लड़कों को मिल रही है, तो कितने को नहीं मिल रही, हम उस पर चर्चा करेंगे। भाई, हमसे ना पाने वालों का पूछ रहा है, तो अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, तो कितने परसेंट को नहीं दी जा रही? 80%। तो 80% का मतलब क्या होता है? 240 बच्चे नहीं पा रहे हैं। लड़कियों में 30% लड़कियों को तो दी जा रही है, तो कितने परसेंट लड़कियों को नहीं दी जा रही? 70% को नहीं दी जा रही है। 70% का मतलब 7 दूनी 14, 140। ना पाने वाले टोटल 0 4 4 8 2 1 380। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा है ना पाने वालों का प्रतिशत। देखिए, 380 लोग नहीं पाए हैं, कितने में? तो आप कहेंगे टोटल में। ना पाने वाले के प्रतिशत का मतलब क्या है कि ना पाने वालों की संख्या बटे टोटल और गुणे क्या? 100। तो यहाँ से आप जैसे हल करोगे ना बाबू, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 सते 35, 3 38 और 5 6 30। तो 76% इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोगों ने इसका उत्तर 50 दिया था, जैसे मोहम्मद सीबू जी ने दिया था 50। 50 नहीं है बाबू। अच्छा, 7 का डी। न्यूज रिसर्च स्टडी जी ने भी दिया था 7 का डी, इनका करेक्ट आंसर है। निखिलेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसको आप 300 200 से अगर डर रहे ना, तो 30 20 लिख के भी हल कर सकते, तब भी आपका उत्तर सेम टू सेम आएगा।
क्योंकि जो अनुपात होता है वो कभी पूरा नहीं होता है, तो उसे हम अपने अनुसार मान सकते हैं। बस अनुपात के दोनों ही पदों में समान रूप से आप परिवर्तन करिएगा। चलिए अगला देखिए भैया, कहता है एक व्यक्ति 3500 रुपए प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12.5% बचाता है, तो उसकी आय कितनी है। यहाँ देखिएगा, टोटल मैं मान लेता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों टोटल आय थी 100%, और 100 में से उसने खर्च कर दिया कितना, उसने 12.5 खर्च कर दिया, तो कितना बचा है ये घटा दो भैया, ठीक है ना। टोटल इनकम कितनी होगी, तो टोटल इनकम आपकी होगी 100%। अब 100% में से मैं 12.5% का सामान खरीद लेता हूं। देखिए 10 में से 5 गया, 5 आया, यहाँ 9 में से 2 गया, 7 आया, और यहाँ देखो यहाँ भी 9 में से 1 गया, 87.5% बचा है। अब यहाँ देखिए आपसे मासिक आय पूछी, आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, प्रति माह खर्च करने के बाद कितना परसेंट बचाता है, मतलब 87 दशमलव इतना ही बचाया है, ये खर्च है, ठीक है, खर्च है 12.5% बचाता है, तो खर्च कितना किया, 87.5% की वैल्यू दिया है, कितने रुपए खर्च किया, 3500 के। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3500 बटे 87.5, और कुल चाहिए तो 100%, तो 3500 बटे 87.5 और गुणे में 100। हल कर लीजिए, देखिए आपका उत्तर कितना आता है। वैसे मुझे विश्वास है कि ठीक है, चलिए चलिए, अब यहां से देख के पता चल रहा कि इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, तो यहाँ उसने मासिक आय पूछी है, तो एक इसमें ऑप्शन में और डाल देता हूं, नन ऑफ दीज, कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बी ऑप्शन नहीं हो सकता, आप करके देख लीजिए, बी ऑप्शन अगर कुल कह रहे हैं कि बी ऑप्शन सर आ सकता है, देख लीजिए एक बार बी ऑप्शन को, 3500 गुणा 100 करना है और इसे भाग देना है 87.5 से, 4000 आ तो जा रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं इसका क्या हो जाएगा, 4000 रुपया। 4000 रुपए का मतलब कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भैया। नहीं, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ई नहीं होगा। देखिए मैंने कहा और आप शुरू हो गए, कैलकुलेशन कर लिए होते, देखिए ये हो जाता 3500 गुणे 100 को 1000 लिख दीजिए, तो नीचे का दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसे 5 से काटिए, 25 से काटिए, कुल काटने के बाद ये कितने के बराबर आएगा, तो ये 4 के बराबर आएगा, 4 पंचे 20। हाँ करके देखिए, ये देखिए इसे काटेंगे तो 4 बार में एक कट जाएगा, देखो 875 गुणा 4 करो, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, 4 अठे 32, 3 3500, कट नहीं गया 4 बार में, और 4 का 1000 से गुणा करोगे तो 4000 आ जाएगा, नकल करते हो बस। यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए की 10 की दर से बेचता हूं, तो मेरा लाभ क्या होगा। देखिए इसका दो तरीका है, एक तो 60 होता है कि एक तरफ आप वस्तु लिख लीजिए और एक तरफ मूल्य लिख लीजिए। देखिए 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा और 11 रुपए में 10 वस्तु बेच दिया। अब आप तिरछा इसको गुणा कर लीजिए, तो 11 गिरहियम 121, मतलब पहली वाली वस्तु और दूसरे वाले मूल्य का गुणा करते, फिर दूसरी वाली वस्तु दूसरे वाले मूल्य का गुणा करते, और बटे में सदैव दूसरी वाली वस्तु और पहला वाला मूल्य होता है, गुणा क्या 100।
अगर ये आपका उत्तर पॉजिटिव में आ जाता है तो आप जो है लाभ होगा, और अगर उत्तर निगेटिव में आता है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि 21% का हमको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा। ये हमेशा समझिएगा, पहली वस्तु दूसरा मूल्य, दूसरी वस्तु पहला मूल्य, और बटे में सदैव दूसरी वस्तु पहले मूल्य से ही तुलना किया जाता है। चलिए बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी कर दी गई, उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। ये अभी अभी समझाएं। 20% की वृद्धि हुई और 20% की कमी कर दी गई, तो पूछ रहा है वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बताइए फटाफट। बताइए, ये वाला तो करा दिए ना। डी, प्रिया जी कह रही हैं डी। निखिलेश कुमार जी भी 4% की कमी के साथ जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखो, आपको मैंने क्या लिखाया था कि अगर समान है कौन, वृद्धि और कमी, आप सदैव और सदैव x² बटे 100 का प्रयोग करिए, और इसमें कभी भी फायदा नहीं होता, सदैव और सदैव घाटा होता है। तो देखो क्या होता है, 20% की कमी है। अब देखिए, लिखना चाहे तो लिख लें, कमी भी 20% है और वृद्धि भी फिर से की गई, कितना परसेंट, 20%। तो ये देखिए 20 का स्क्वायर बटा क्या हो गया, 100। तो 20 का वर्ग 400/100, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना परसेंट। और मैंने कहा इसमें कभी वृद्धि हो ही नहीं सकती, तो इसमें 4% की कमी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। पहले प्रश्न पढ़ा करिए, जल्दबाजी में उत्तर मत दिया करिए। जैसे देखिए, किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए और 20% दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में कितना परसेंट पास हुए। अब इसके लिए तो आपको पहले एक विषय वाला भी निकालना पड़ेगा, दोनों वाला। तो इसे हम लोग बेन आरेख से करते हैं। देखिए ये गोला, ठीक है। ये वो लोग हैं जो लोग फेल हुए हैं किसमें, गणित में। लिए पूरा प्रश्न ही डिलीट हो गया। चलिए कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए अगला बताते हैं। पूरा वो टच हो गया तो पूरा प्रश्न ही डिलीट हो गया। देखिए, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलो नमक ज्यादा खरीदता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य कितना है। तो घटा हुआ मूल्य कितना है। अब प्रश्न नहीं दिख रहा है, काहे भाई, और नीचे कर दें। अब दिख रहा, ठीक है ना भाई। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और खरीद सकता है। तो देखिए यहाँ पर कमी किस में हो रही है, तो कमी 100 रुपए में हो रही है, और कितने की हो रही, 20%। तो 100 का 20% आप निकाल लीजिए, तो 100 का 20% हो गया कितना रुपया, 20 रुपये।
तो 100 में जो कमी हो रही वो कितने की हो रही है? तो 100 में कमी हो रही है 20 रुपए की। अच्छा, 20 रुपया जो है वो जिम्मेदार है कितना किलोग्राम नमक के? तो 4 केजी। तो 4 केजी नमक का दाम है कितना? 20 रुपया। तो 1 केजी नमक का दाम क्या चल रहा है? तो 1 केजी नमक का दाम 20/4, मतलब आज घटने के बाद जो नमक का दाम चल रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी चल रहा है कितना? ठीक है, चलिए बताइएगा। हम प्रश्न ऊपर नीचे कर देंगे, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा नीचे। ठीक है, दिख रहा? आइए, कहता है सरल करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। देखिए 17.28 भाग में x और बटा में 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2 के। तो सबसे पहले आप करिए तिरछा गुणा। तिरछा गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा 17.28 भागे x, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका बटे x बराबर 3.6 गुणे 0.2। तो ये क्या हो जाएगा? x गुणे 2 गुणे 3.6 गुणे 0.2 बराबर 17.2 और कितना? 8। x बराबर हो गया 17.28 और ये बटे में चला आएगा तो 2 गुणे 3.6 गुणे 0.2। अब एक चीज ध्यान से समझिए, जब भी सरलीकरण में दशमलव वाले प्रश्न मिले तो दशमलव अगर ऊपर नीचे समान स्थान पे है तो कट जाता है, जैसे एक स्थान दो स्थान, इसमें भी। तो ये सीधा सीधा हो गया 1728/2×4 गुणे 36। चलिए 4 से काटते हैं। 4 चौक 16, 1 17, 4 तिहाई 12 और 4 दुनाई 8। अब इससे देखिए डायरेक्ट कटेगा तो 15 6 90, नहीं ये तो है नहीं। 14 6 84, ये भी नहीं है। 12 6 72, यही उत्तर है। आप चाहे तो 36 से इसको भाग दे लीजिए, देखिए कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा। 12, क्योंकि देखिए जिससे भी कटेगा ना तो उसका इसमें गुणा करने पर इकाई 8 आना चाहिए, वो 2 आना चाहिए। 15 से गुणा करोगे तो 90, 0 आ गया। 14 से करोगे तो 84 आ गया। 12 से करोगे तो 72 आ गया, मतलब केवल 12 ही आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए बताइएगा, हम प्रश्न एडजस्ट कर देंगे जहां भी दिक्कत होगी। जैसे देखिए इसमें लासा मासा का भी प्रश्न आ गया, एलसीएम एचसीएफ का भी प्रश्न आ गया। क्या दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में हैं, उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है मासा। मासा क्या होता है कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट देती, विभक्त करती है। तो अगर आपका अनुपात दिया है और मासा दिया है तो अनुपात का एक सबसे बड़ा फैक्टर मासा ही है, तो 13 से उसी अनुपात में गुणा कर दीजिए। तो यही दोनों संख्याएं हैं, कौन? 169 और 117। सदैव ध्यान रखिएगा, अगर अनुपात देकर उनका मासा दिया है तो अनुपात से मासा में गुणा करने पर आपको संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। क्यों प्राप्त होती हैं? क्योंकि मासा किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। तो अगर मासा सबसे बड़ा गुणनखंड है तो जो अनुपात है उसके सेकंड वाले हैं फैक्टर। तो पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 169 है, 117 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। निखिलेश कुमार जी, रितेश उपाध्याय जी, 117 नहीं, बड़ी पूछा है बाबू, छोटी थोड़े पूछा है। अगला देखिए, इसको भी थोड़ा आगे पीछे करें या ठीक दिख रहा है? ये लीजिए, इधर कर देते हैं थोड़ा नीचे। आइए देखिए, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। अब रोहन जब 2x कमाता है तब दूसरा वाला आदमी कौन है भाई? सोहन
3x कमाता है। आगे सुनिए, यदि प्रत्येक का वेतन 2000 रुपया बढ़ा दिया जाए तो इसका भी 2000 बढ़ा दीजिए और इसका भी 2000 बढ़ा दीजिए। कहते हैं कि इनका अनुपात हो जाता है 40:57 के। इसका एक ऑप्शन और लिखिएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसको हल करना है, समझ में आया। पहले क्या था, पहले 2x और दूसरे का 3x था। अब वो कहता है सबका वेतन आप बढ़ा दो, कितना कितना रुपया, x रुपया आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, x वेतन 2x 3x था, 2000 2000 बढ़ गया तो तिरछा गुणा करोगे। 57 दुनाई 2 सते 14, 2 पंचे 10 1 11, 114। और देखो 2 3 0 आ जाएगा, 2 सते 14, 2 पंचे 10 1 11 बराबर 40 का करोगे। 40 तिहाई 120x प्लस 1 0 2 0 3 0 और 4 दुनाई 4 0, ये हो गया। तो देखो सीधा सीधा 114 120, 114x में से 120x घटा दो और इधर 80,000 में से 1,14,000 घटा दो। ये देखो 114 20 20 14 6x बराबर 40 20 60 माइनस 60,000। देखो 80,000 है और 80 और 60 अगर आप करोगे तो 80 और 60 मिलके कितना हो जाएगा, 80 और 60 एक 60 नहीं, 80 20 100 हो गया और 20 और 10 30 और 30 4 34,000 होगा। देखो 0 हो गया 0 हो गया 0 हो गया 4 हो गया 8 3 11, तो ये कट गया। x बराबर कितना आ गया, 34,000 को डिवाइड करोगे 6 से, 6 पंचे 30 कट ही नहीं रहा है, तो इसका सोहन की वर्तमान आयु कितनी है, चलो इतना ही रहने देते हैं, इसका 34,000 बटा 6। ध्यान से समझिएगा। अब सोहन का पूछा है तो सोहन का कितना था, 3 था, तो आइए भैया सोहन का निकाल लेते हैं। सोहन भाई की उम्र थी 3x आए, तो 3 गुणे x का मान 34,000 बटे 6। 3 से काट दीजिए 2 आ गया, 2 से काट दीजिए 17,000 आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी 17,000। ई तो नहीं मारे हैं, देखिए पूरा एकदम आराम से बताया। पहले ये 2x कमाता था, ये 3x कमाता था, 2,000 रुपया बढ़ा तो 40:57 का अनुपात हो गया। अब इसे हल किया तो ये बना, अच्छांतर किया, सॉल्व किया तो हमको x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा है सोहन का कितना है, तो मोहन का है 2x तो सोहन का है 3x, तो यहाँ बस x की जगह 34,000 बटे क्या रखना है, सही है। चलिए आगे बढ़िए, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए इसे स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या, कोई बात नहीं। अब देखिए हम पहले निकाल लेते हैं 10 वर्ष के आयु वाले कितने हैं, 10 वर्ष आयु वाले कितने हैं। देखो कहता है 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो 48 है, ये 48 है। और 10 वर्ष से अधिक कितने हैं, तो 10 वर्ष से अधिक हैं कितना, इसका 2/3, तो इसका 2/3 देखो 3 से काट दो, 16 दुनाई 32। तो देखो भैया 10 वर्ष या उससे अधिक, उससे अधिक कितने हो गए, तो ये 48 प्लस 32 हो गए, 8 2 10 हो गया, 4 3 7 1 8 80। अब देखो लोगों ने इसका उत्तर 80 मार दिया, पर 80 गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि वो कहता है 20% छात्र 10 वर्ष से कम के हैं, तो अगर 20% कम है 10 वर्ष से, तो
80% ज्यादा है, 80% जो है वो 10 वर्ष या उससे ज्यादा है। तो ये 80% की वैल्यू आ गई 80 के बराबर। 1% बराबर कट गया 1 के, तो 100% बराबर किसके, टोटल 100 थे ना, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 80 नहीं, कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न पर, और नीचे कर दें। देखिए, एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। 119, देखो इसका रूल होता है कि यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो प्रश्न में जो भी संख्या के साथ करने को कहा जाए वही शेष के साथ। तो यहाँ देखो शेष 19 है, बस 19 को 17 से भाग दे दीजिए, 17 एक के 17 और 2 बच गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 2। दोस्तों, औसत बराबर होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे में कुल पद, और योग बराबर हो, अगर मैं कहूं कुल पदों का योग क्या होता है, तो औसत गुणे कुल पद हो गया। हाँ आइए, कहता है 6 संख्याओं का औसत, तो 6 गुणे 3.75 योग निकाल लो। 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 सत्ते 42, 3 45, 4 हासिल, 6 त्रिक 18, 4 22 हो गया। अब देखो, इनमें से दो संख्याओं का औसत 3.2 है, ये 6 संख्या टोटल है, 2 का 3.2 है, तो 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6। अन्य 2 का 3.55 है, अन्य 2 का 3.55, गुणा करो, जोड़ लो, तो ये 4 संख्या का योग क्या हो गया, तो ये हो गया 4 1 5 और 6 12 1 13.5। तो अन्य 2 का क्या हो गया, अन्य 2 का योग, ध्यान से समझना, 6 का योग 22.50 है, जिनमें से 2 का ये हो गया, 2 का ये हो गया। अब क्या बचा, तो इसको घटा दीजिए, 22.5 में से 13.5 घटा दीजिए, सॉरी देखिए 0 बचा, 22, 13 और 7 2 9, सही है। अब 2 का योग है तो औसत क्या होगा, औसत 9 का आधा होगा, तो 9 का आधा कितना, 4.5, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। 4.6 कहाँ से दे रहे हो, 2 चौक 8 1 9 होगा, और 2 पंचे 10 होगा, तो कहाँ से 4.6 होगा विक्रम। आइए ये वाला देखिए, कहता है गुणनफल इतने में इकाई का अंक, तो इकाई का मतलब केवल हम इकाई लेते हैं, तो इकाई इसका 2 है, 2 का 8 में गुणा कर दो, 2 8 16 आ गया। इसका इकाई 6 है, 6 का 9 में गुणा कर दो, 54 आ गया। इसका इकाई 4 है, 4 का 4 में गुणा कर दो, 16, तो इसका इकाई कितना आ गया, 6। इकाई की जब बात किया जाता है तो केवल हम इकाई के अंक को लेते हैं, बाकी के अंकों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। तो देखिए 2 हो गया, गुणा 8 हो गया, गुणा 9 हो गया, गुणा 4, इसमें इकाई यही तो है। 2 8 16 का 6 हो गया, 6 54 का 4 हो गया, और 4 चौक 16 का फिर से 6 हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कहता है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो ज्ञात कीजिए लाभ। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब 3 चीजें होती हैं, एक क्रय होता है, एक विक्रय होता है, और एक लाभ होता है। जब वह 33 मीटर बेचता है तो 11 का लाभ पाता है, मतलब वो खरीद के कितना लाया था, तो वो 22 लाया था।
अब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणा क्या हो गया 100। 11 दुनाई 22, 2 से काटिए तो ये कितना परसेंट के बराबर आ गया? ऑप्शन नंबर बी 50%। देखो सीधा सीधा है, आप अपने आप को मान के फंसाओगे तो फंसोगे। यहाँ सीधा सीधा मान लीजिए ना, 35 मीटर का विक्रय मूल्य 35 रुपया, तो 11 मीटर का विक्रय मूल्य 11 रुपया, तो 35 रुपए में बेचने पर 11 का लाभ हुआ। तो खरीदा कितने में था? तो 22 में खरीदा था। ठीक है। आज दोस्तों बस यही 20 क्वेश्चन थे। कैसी लगी क्लास एक बार कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।